नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 10वीं के लिए हिंदी का ये मूल्यांकन कार्यपत्रक। इसमें किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, कैसे आपने इसको हल करना है, किस तरह से प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, इन सभी बातों के बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। आपकी अभी अक्टूबर में मिड टर्म की परीक्षा होने वाली है और मिड टर्म की जो परीक्षा है उसमें इसी तरह का पैटर्न आने वाला है, तो आपकी मदद हो जाएगी और अच्छे से आप इस तरीके से अभ्यास करते हैं तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो पहला सेक्शन है, पहला जो खंड है, उसमें आपको 2 अपठित गद्यांश दिए गए हैं और 1 अपठित आपका क्या है, पद्यांश है। आइए सबसे पहले इनको कैसे हल करते हैं और कैसे हम बिल्कुल सही उत्तर तक पहुँच सकते हैं, इसके बारे में बातचीत करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा पहला अपठित गद्यांश है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले तो गद्यांश को पढ़ लेते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हम इसको अच्छे से पढ़ते ही नहीं हैं, सीधा हम प्रश्नों पर पहुंच जाते हैं और फिर बीच बीच में लाइन ढूंढ ढूंढ के उनके उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं। आपको परीक्षा से पहले 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। वो जो 15 मिनट है वो इसीलिए दिए जाते हैं कि ताकि अच्छे से आप इतने बड़े गद्यांश को पहले से ही पढ़ लें, पढ़ने के बाद थोड़ा इसको समझ लें और इसको दोबारा से भी आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि एक बार पढ़ने से हमें समझ नहीं आता है। अपठित है तो पहले तो आपने कभी पढ़ा नहीं, पहली बार आपने इसको सिर्फ और सिर्फ किस में देखा है, आपके प्रश्न पत्र में देखा है। तो पहले 15 मिनट जो आपको मिलते हैं उसमें आपको पढ़ना चाहिए और जब आप इसको हल कर रहे होते हैं तब भी दोबारा से इसको पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बड़े ही आसान होते हैं और आपको पूरे अंक दिला सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी की वजह से आपके नंबर यहाँ पर कट भी सकते हैं। तो आइए जल्दी से इसे पढ़ लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले कभी भी प्रश्नों को हल करने की नहीं सोचनी चाहिए। जब भी अपठित गद्यांश आता है या अपठित पद्यांश आता है तो पहले उसको समझना है, पहले उसको पढ़ना है, क्योंकि एक बार आप जब इसको पढ़ लेते हैं तो इसमें से 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 6 पूछे गए हैं, 2, 3 जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को एक साथ हल कर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसको पढ़ने से आपका टाइम खराब होगा। चलिए पढ़ लेते हैं। कारखानों में बने खिलौने उन जरूरतों व इच्छाओं का प्रतिबिंब होते हैं जो मध्यम वर्ग के विस्तार के साथ समाज में प्रचलित हुई है। अब मध्यम वर्ग क्या होता है? जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उसी को हम क्या कहते हैं? मध्यम वर्ग कहते हैं। तो जो बड़े बड़े कारखानों में खिलौने बनाए जाते हैं ज़रूरतों और इच्छाओं को प्रतिबिंबित करते हैं। अब जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, मध्यम वर्ग होता है, वो अपनी तुलना हमेशा अपने से ऊंचे वर्ग के साथ करता है, हाई प्रोफाइल सोसाइटी के साथ करता है। वो लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, कहाँ पर घूमने जाते हैं, किस तरह की जीवन शैली होती है, किस तरह का उनका लाइफस्टाइल होता है, तो इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। सीमित साधनों के बावजूद अपने से ऊंचे लोगों की सभ्यता और जीवन का यथाशक्ति अनुकरण ही मध्यम वर्गीय मनोवृत्ति का केंद्र होता है। अब यही बात यहाँ पर बता दी गई है और ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि मध्यम वर्ग की सोच कैसी होती है। तो मध्यम वर्ग क्या करता है? उसके पास ज़्यादा साधन तो होते नहीं है, लेकिन फिर भी उसके सपने बड़े ऊंचे होते हैं। अब मध्यम वर्ग क्या करता है? उसके पास साधन तो सीमित होते हैं, लेकिन ऊंचे लोगों के साथ, जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी के लोग होते हैं, जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, उनकी सभ्यता और जीवन का अपनी शक्ति के अनुसार उनका अनुकरण करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। ये उनकी मनोवृत्ति होती है, ये उनकी मानसिक वृत्ति होती है, ऐसा ही वो सोचते हैं। अनुकरण अधिक कीमत की टिकाऊ चीज़ें खरीदने की प्रेरणा देता है और जब वो उनका अंधा अनुकरण करते हैं कि भाई हमें भी उनके जैसा बनना है, तो बहुत ज़्यादा कीमती वस्तुएं उनको खरीदनी पड़ती है ताकि वो दिखा सके अपने स्टेटस को, हाई स्टेटस को दिखा सके। टिकाऊपन, आकर्षण, मशीनी शुद्धता तथा कीमत के आधार पर मध्यम वर्ग चीज़ों की श्रेष्ठता तय करता है। तो मध्यम वर्ग जो होता है वो उनकी जो चीज़ें होती हैं आकर्षक होती हैं, मशीन से बनी हुई होती हैं, कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है और टिकाऊपन भी होता है। अब ज़्यादा महंगा सामान होगा तो वो बहुत समय तक चल भी जाएगा। अब मान लीजिए कोई मिट्टी के खिलौने बनाता है, उनमें बहुत सुंदर रंग भरता है और मिट्टी के खिलौने कितने दिन चलेंगे, लेकिन वही खिलौने अगर धातु के बने हैं, सोने चांदी की धातु के बने हैं, तो क्या कहना, लोहे के भी हो सकते हैं, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, तो वो ज़्यादा दिन तक चलेंगे, आकर्षक भी होंगे, उनकी कीमत भी ज़्यादा होगी और मशीन से भी बनेंगे। कुटीर स्तर पर बने खिलौने कीमत में कम तथा अल्पायु होते हैं। अब देखो कुटीर क्या होता है? कुटीर लघु उद्योग आपने सुना होगा, शुद्ध हिंदी का शब्द है। जो छोटे छोटे हमारे इंडस्ट्रियल एरिया हम बना देते हैं या गांव में छोटे छोटे एक समूह बनाकर लोग काम करते हैं, हाथों से सामान बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कुटीर स्तर पर बने खिलौने। जो बहुत सारे लोग मिलकर ज़्यादातर हाथों से काम करते हैं,
खिलौने कीमत में कम होते हैं और अल्पायु होते हैं। अल्पायु का मतलब क्या होता है, बहुत कम उम्र होती है उनकी, जल्दी ही वो टूट जाते हैं। जैसे अभी अभी मैंने एक उदाहरण दिया मिट्टी के खिलौने, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, लेकिन उनकी कीमत तो कम होती है लेकिन वो टूट भी जल्दी जाते हैं। मिट्टी, कपड़े आदि सामग्री से बने खिलौने अब सामान्य तौर पर शहरों कस्बों के बाजारों में नहीं आते, क्योंकि वहाँ तो क्या आते हैं, महंगे खिलौने आते हैं, प्लास्टिक के आते हैं, किसी धातु के आते हैं जो टूटते भी नहीं हैं और महंगे भी होते हैं और मशीनों से बनते हैं। साथ ही इनके अनगढ़ आकार और रंग विन्यास उच्च वर्ग के लकदक से मोहित मध्य वर्गीय मन को मोहित नहीं कर पाते हैं। इसलिए छोटे स्तर पर जो खिलौने बनाए जाते हैं वो मध्यम वर्ग के मन को मोहित नहीं कर पाते, क्योंकि मध्यम वर्ग अब क्या कर रहा है, उच्च वर्ग का अनुकरण कर रहा है। चीज़ें खरीदने की क्षमता रखने वाला एक बड़ा वर्ग होने के कारण मध्यम वर्ग किसी भी वस्तु के बाजार पर प्रभाव डालने में सक्षम होता है। अब मध्यम वर्ग बहुत ज़्यादा है, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो बहुत अमीर लोग हैं वो कम हैं, जो बहुत गरीब हैं वो भी कम है। ज़्यादा संख्या किसकी है, मध्यम वर्ग की है। तो मध्यम वर्ग किसी भी वस्तु के बाजार पर सीधा सीधा प्रभाव डालता है, क्योंकि लोगों की संख्या ज़्यादा है तो वो जितना सामान जहाँ से खरीदेगी तो वहाँ का जो बाजार है, वहाँ की जो कीमत है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो तो बहुत ही कम है, तो पूरे के पूरे बाजार पर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना प्रभाव किसका पड़ेगा, यहाँ पर मध्यम वर्ग का पड़ेगा। मध्यवर्गीय समाज में मशीनी खिलौनों के प्रचलन ने कुटीर खिलौनों की व्यावसायिक संभावनाओं पर बुरा असर डाला है। तो जो कुटीर उद्योग है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, वहाँ पर छोटे लोग काम करते थे, उनका रोजगार छिन रहा है। ये निष्कर्ष कस्बाई केंद्रों में कुटीर खिलौनों की दुर्लभता तथा उपलब्ध कुटीर खिलौनों की न्यून विविधता देखकर निकाला जा सकता है कि आजकल जो कुटीर उद्योग में बनने वाले खिलौने हैं वो दुर्लभ है, मिलते ही नहीं है, क्योंकि लोग उनको खरीदते ही नहीं है। और साथ में न्यून विविधता, उसमें विविधता नहीं है, वैरायटी नहीं है, वहाँ पर क्वालिटी नहीं है। किंतु व्यावसायिक संभावनाओं की कमी के बावजूद कुटीर खिलौने पर्यावरणीय अनुकूलता और पारंपरिक कारीगरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से आज भी उपयोगी है। अब यहाँ पर कितनी अच्छी बात कह दी है कि जो कुटीर खिलौने होते हैं वो पर्यावरण की अनुकूलता के अनुसार होते हैं, पर्यावरण के लिए नुकसान नहीं पहुँचाते। मिट्टी के खिलौने होते हैं, टूट जाते हैं तो वो मिट्टी में ही मिल जाते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक के खिलौने होते हैं और धातुओं के खिलौने होते हैं वो टूटने के बाद पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका जो वेस्ट है वो इधर उधर पड़ा रहता है। और प्लास्टिक कितनी बड़ी समस्या है इसके बारे में हम सभी जानते हैं। पारंपरिक कारीगरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी प्रदान करते हैं। अब बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि यही सभी खिलौने अब मशीनों में बन रहे हैं, लोग हाथ से नहीं बना रहे हैं। तो जो हथकरघा के जो कारीगर होते हैं वो क्या होते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। तो आपने देखा, पूरा इसको आपने समझ लिया। अब मैंने तो आपको एक्सप्लेन किया है, पूरी अच्छी तरह से खोल के समझाया है, तो थोड़ा समय लग गया, लेकिन आप मन ही मन इसको पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद समझने की कोशिश करेंगे तो अब प्रश्नों के ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपको गद्यांश समझ में आ गया तो इसके प्रश्नों के ऊपर आपको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप बड़ी आसानी से इनको पढ़ते ही समझ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, बहुवैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि एक प्रश्न है और उसके 4 उत्तर हैं, तो सबसे सही का आपको चुनाव करना है। मध्यम वर्गीय मनोवृत्ति क्या होती है, तो अभी अभी हमने पढ़ा था, जो मध्यम वर्ग है वो क्या करता है, जो उच्च वर्ग है उसका अंधा अनुकरण करता है। सस्ती से सस्ती वस्तु खरीदता है, बिल्कुल भी नहीं। केवल मशीनी वस्तुएं खरीदता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने कहा है चारों में से सबसे सही का चुनाव करना है। निम्न कोटि की वस्तुएं खरीदता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। उच्च वर्ग की सभ्यता का अपनाना, तो जो उच्च वर्ग है उसकी सभ्यता को क्या करना चाहता है, अपनाना चाहता है। यही उसकी क्या होती है, मनोवृत्ति होती है। और इसीलिए धीरे धीरे क्या करता है, जो पूरा बाजार होता है खिलौनों का, उसके ऊपर ये प्रभाव डालता है। कुटीर स्तर पर बनने वाले खिलौनों में क्या कमी नहीं होती है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। कमी होती है वो नहीं पूछा, बल्कि क्या कमी नहीं होती है। अब जो कुटीर स्तर पर खिलौने बनते हैं उनमें क्या कमी नहीं होती है, तो जो कमी होती है वो आप पहचान लो, और जो कमी नहीं होती है वो आपका उत्तर बन जाएगा। तो उनमें क्या कमी होती है, वे जल्दी टूट जाते हैं, बिल्कुल सही है। वे रंगहीन होते हैं, बिल्कुल सही है। स्थानीय सामग्री से बनते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन ये तो सारी क्या है, उनकी कमियां हैं। अब कमियां नहीं होती, वे तो सस्ते होते हैं, और वे यहाँ पर क्या दिखाए गए हैं, महंगे दिखाए गए हैं। तो पहला विकल्प क्या है, सही। तो ध्यान से प्रश्न को समझना है और तभी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं, ये भी बहुवैकल्पिक है, इसके भी 4 उत्तर दिए गए हैं। देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें। तो यहाँ पर है, व्यावसायिक संभावनाओं की कमी के बावजूद कुटीर स्तर पर बनाए जाने वाले खिलौने आज भी क्यों उपयोगी है। क्यों उपयोगी है, महंगाई के कारण, बिल्कुल भी नहीं। लोकप्रियता के कारण, बिल्कुल भी नहीं। पर्यावरणीय अनुकूलता और स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने के कारण, ये जो हमारा बिंदु है बिल्कुल सही है।
क्योंकि आज भी लोकप्रिय है, क्योंकि ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते और साथ में जो रोजगार है लोगों को मिलता है, तो बहुत सारे लोग अभी भी ये खरीदते हैं। तो व्यवसायिक संभावनाओं की कमी के बावजूद कुटीर स्तर पर बनाए जाने वाले खिलौने आज भी उपयोगी हैं। लोग खरीदते नहीं हैं, लेकिन अगर हम उसकी उपयोगिता को माने, प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। तो कौन सा विकल्प सही है? तीसरा। खिलौने बनाने में समय लगने के कारण, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखो, यहीं से जो आपका गद्यांश है वहीं से आपको लिखने के लिए भी प्रश्न दिए गए हैं। ये तो बहुवैकल्पिक थे, लेकिन यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है। तो आपने गद्यांश को समझ लिया है, तो उत्तर भी हम लिख सकते हैं। मध्यम वर्ग किसी वस्तु की बिक्री को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो हमने देखा था कि मध्यम वर्ग बहुत ज़्यादा संख्या में होता है, और वो लोग अगर किसी सामान को खरीदते हैं तो सीधा सीधा उसके बाजार पर प्रभाव पड़ता है, उसकी मांग के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मध्यम वर्ग अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी वस्तु को खरीदता है तो उसकी बिक्री बढ़ जाती है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, मांग बढ़ जाती है। और अगर नहीं खरीदता है तो वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? दुर्लभ हो जाती है। जैसे कि कुटीर स्तर पर बनाए जाने वाले खिलौने मध्यम वर्ग खरीदना नहीं चाहता है, क्योंकि वो उच्च वर्ग का अनुसरण करना चाहता है, उसके पीछे पीछे जाना चाहता है। तो इसीलिए सीधा सीधा किसी भी वस्तु की जो बिक्री है उसको मध्यम वर्ग प्रभावित करता है, क्योंकि उसकी जनसंख्या ज़्यादा है। मशीनों से बनने वाले खिलौनों की मांग अधिक क्यों है? तो इसका उत्तर भी यहीं पर छिपा हुआ है कि जो ज़्यादा संख्या में लोग हैं वो मध्यम वर्गीय लोग हैं, और वही लोग उच्च वर्ग के लोगों का अनुसरण करना चाहते हैं। और उच्च वर्ग के लोग क्या करते हैं? महंगे खिलौने खरीदते हैं, मशीनों से बने खिलौने खरीदते हैं, और इसी कारण से मध्यम वर्ग धीरे धीरे मशीनों से बनने वाले खिलौने खरीद रहा है, और उसमें खरीद रहा है तो उसकी मांग भी बढ़ रही है। तो इसी तरीके से आपको अपने प्रश्न का उत्तर लिखना है। आशा करती हूँ आपको गद्यांश समझ में आया होगा, और प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। तो अभी जो आपकी मिड टर्म की परीक्षा होने वाली है, तो उसके लिए आप अच्छे से पहले ही तैयार हो सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा भी गद्यांश दिया गया है, तो इसके साथ भी हम वैसा ही करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। मैं मेहनतकश मजदूर हूँ। तो पहली ही लाइन से स्पष्ट हो गया कि एक मजदूर अपने बारे में बता रहा है। आज की शिष्ट सभ्यता की सीढ़ियों पर मेरे हथौड़े की चोट है। तो आजकल जो लोग हैं वो बहुत ही सभ्यता की बातें करते हैं, अपने आप को बहुत ही विकसित मानते हैं, अपने आप को बहुत ही शिष्ट मानते हैं। तो उनकी जो सीढ़ियां हैं, जो वो सभ्यता की सीढ़ियां चढ़े हैं, वो मेरे हथौड़े की चोट से ही वो सीढ़ियां बनी हैं। तो देखो, कहने का मतलब समझने की कोशिश करो कि जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग यानी कि जो अमीर लोग हैं, उनके घरों का निर्माण कौन करता है? मैं ही करता हूँ, एक मजदूर करता है। कोई भी बड़ा भवन बनता है, कोई भी निर्माण कार्य होता है, तो उसमें मजदूर के बिना तो काम हो नहीं सकता। सड़कें बनती हैं, मजदूर बनाते हैं। तो जितना भी निर्माण कार्य है वो सब किसके द्वारा होता है? मजदूरों के द्वारा। तो उसके हथौड़े की चोट के बिना क्या ये जो बड़े बड़े वर्ग के लोग हैं वो सभ्यता की सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जमाने ने करवट ली और जमाना पूरी तरह से बदल गया है। पर मैंने कभी ज़मीन से पीठ नहीं लगाई, लेकिन मैंने कभी आराम नहीं किया, कभी फावड़े नहीं टिकाए, कभी भी हार नहीं मानी, अपने फावड़ों को नहीं टिकाया। मैं जमीन को खोदकर उसे जोत बोकर सोना उगलने पर मजबूर करता था। तो जमीन में सोना कौन उगाता है? किसान उगाता है, और किसान भी तो मजदूरी करता है, मजदूर होता है। वह सोना खुद मेरे लिए न था। तो यहाँ पर कितने दुख की बात है कि जो सोना मैं अपनी मेहनत से खेतों में जोत बोकर उगाता था, वो सोना मेरे लिए नहीं था, बल्कि दूसरे लोगों के लिए था। मैंने विशाल जनसंकुल नगर बनाए, कि मैंने बड़े बड़े नगर बनाए जिनमें कारखानों, मिलों का दैत्य कोलाहल के साथ धुआं उगलने लगा। दैत्य क्या होता है? राक्षस। कि मैंने बड़े बड़े कारखाने भी बनाए, लेकिन वो कारखाने अब क्या करते हैं? धुआं उगलते हैं, प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। जब मशीन की चपेट में आकर मैं अपाहिज हो जाता, अब मजदूर मजदूरी करता है, लेकिन अगर उसी का काम मशीनें करने लगती है तो वो क्या हो जाता है? अपाहिज हो जाता है, उसको रोजगार नहीं मिलता। मेरा नाम रजिस्टर से खारिज कर दिया जाता, कि अब रजिस्टर में मेरा नाम नहीं होता, क्योंकि उसकी जगह पर मशीनें काम करने लगती हैं। तो यहाँ पर समाज के ऊपर व्यंग किया जा रहा है, और एक तरह से बताया जा रहा है कि देखो, मजदूरों के बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन फिर भी आजकल हम इतने आधुनिक हो गए हैं, तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजी विकास इतना बढ़ गया है कि जो काम करने वाले लोग हैं, इससे पहले वाला जो गद्यांश था वो भी तो यही कह रहा था कि जो छोटे छोटे कारखाने होते हैं जहाँ पर हाथों से लोग काम करते हैं, वो धीरे धीरे बंद हो गए मशीनों की वजह से। तो इन सब बातों के बारे में हमें सोचने की आवश्यकता है। मेरी मृत्यु की जवाबदेही किसी की न थी। अगर मैं मर भी जाता हूँ, रोजगार नहीं मिल रहा है, मेरा परिवार आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसका पालन पोषण नहीं हो पा रहा है,
तो कोई जवाब देने वाला नहीं है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, न मेरे बाल बच्चों के प्रति, न मालिकों की अपनी सरकार के प्रति, तो ना ही कोई सरकार इससे प्रभावित होती है, क्योंकि मजदूर जो वर्ग है वो इतना निम्न वर्ग है कि उसके होने और ना होने से बड़े लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके ना होने से ये जो निर्माण कार्य है ये बिल्कुल रुक सकता है। मेरे बाल बच्चे, उनके न घर थे न द्वार थे। दुनिया में क्या नहीं है, कौन सी चीज़ मैंने अपने हाथों से पैदा नहीं की। मैं तृण से ताड़ बनाता हूँ। तृण क्या होता है? छोटा सा तिनका। तिनके से मैं ताड़ बना सकता हूँ, तिल से मैं पहाड़ बना सकता हूँ। नगर को ढो सकने वाले जहाज़ों से लेकर सुई तक कोई महान और अदनी चीज़ नहीं जो मेरे स्पर्श के जादू से जीवन धारण न कर लेती हूँ। कि छोटी से छोटी चीज़ बनाने में भी मेरी ज़रूरत है, और बड़ी से बड़ी चीज़ सुई भी मैं बना सकता हूँ, और बड़ा बड़ा जहाज़ भी मैं बना सकता हूँ। पर ये सब कुछ मेरे लिए क्यों नहीं? कि मैं बनाता हूँ लेकिन मेरे लिए नहीं है। मैं भूखा और नंगा हूँ, मैं भूखा और नंगा हूँ। पर क्या ये मिले जिनमें मैं खाने पहनने का अपार सामान तैयार कर रहा हूँ मेरा पेट नहीं भर सकती है? तो ये भी व्यंग किया गया है, उस पूंजीपति वर्ग पर व्यंग किया गया है कि सारा काम तो मेरी मजदूरी से होता है, और मेरी मजदूरी से होने के बाद, इतना निर्माण कार्य करने के बाद, वही सामान मैं प्रयोग नहीं कर सकता हूँ। वही सामान बेचने के लिए प्रयोग किया जाता है, मुझे मेरी मजदूरी भी पूरी नहीं दी जाती है, तन नहीं ढक सकती। इसका उत्तर भला कौन देगा? इन्हें जो बनाता है वह, या जिनके लिए बनाता हूँ? इन्हें जो बनाता है इसका जवाब मेरे पास होना चाहिए, या फिर जिनके लिए बनाता हूँ दूसरे लोगों के पास होना चाहिए? तो कितने गहरे सवाल एक मजदूर यहाँ समाज से पूछ रहा है, पूंजीपति वर्ग से पूछ रहा है। तो अगर थोड़ा सा समय लगाकर मैं यही कहना चाहूँगी प्यारे विद्यार्थियों, आप इसे पढ़ लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो अब देखिए प्रश्नों पर हमें ज़्यादा समय लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, आप बड़े आराम से खुद ही समझ जाएंगे। मैंने कभी ज़मीन से पीठ नहीं लगाई। पंक्ति का तात्पर्य क्या है? कि मैं हमेशा क्या करते रहा हूँ? मैं हमेशा मेहनत करते रहा हूँ। तो सर ने झुकाना, ऐसा तो यहाँ पर नहीं आया था। विद्रोह नहीं करना, ऐसा भी नहीं आया था। ज़मीन पर लेटना, ऐसा भी नहीं है। तो सबसे सही विकल्प की बात करें, आराम न करना, कि मैं कभी आराम नहीं करता। इतना कार्य करने के बाद भी ज़मीन से मैंने कभी पीठ नहीं लगाई है, यानी कि मैं आराम नहीं करता, बिना थके हमेशा मजदूरी करता रहता हूँ। गद्यांश के अंतिम भाग में पूछे जाने वाले प्रश्नों का क्या उद्देश्य होता है? अब आपने देखा कितने सारे सवाल हैं। मजदूर कहता है कि भाई मैं इतना निर्माण करता हूँ फिर भी मेरे तन पे कपड़े नहीं है, मैं भूखा हूँ, और इसका जवाब कौन देगा? बनाने वाला, या जिनके लिए बनाया जा रहा है सामान? तो ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पाठकों को प्रश्न पूछना सिखाना बिल्कुल भी नहीं है। पाठक की कल्पना शक्ति बढ़ाना ये हो सकता है। पाठक के शब्द भंडार में वृद्धि करना, ये भी वैसे भी कोई भी वस्तु हम पढ़ते हैं या कुछ भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो ये तो वैसे ही है, शब्द में वृद्धि तो होती ही है। पाठक में तर्क और चिंतन का विकास करना, ये सबसे सही विकल्प है। वैसे तो कल्पना शक्ति वाली बात भी ठीक थी, लेकिन ऐसे जो सवाल पूछे गए हैं कि कौन करेगा, तो हम सोचेंगे, चिंतन करेंगे और हम इसका लॉजिक देंगे, कोई ना कोई कारण देंगे, तर्क शक्ति हमारी विकसित होगी। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? डी। यही गद्यांश किस विधा में लिखा गया है? तो बीच में भी मैंने इशारा किया था कि यहाँ सीधे सीधे समाज के ऊपर, पूंजीपति वर्ग के ऊपर, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो कारखानों के मालिक हैं, मिलों के मालिक हैं, उनके ऊपर क्या किया है? व्यंग किया है। आगे देखो, 2 प्रश्न हैं, इनके उत्तर भी हम लिख सकते हैं। मैं जमीन को खोदकर उसे जोत बोकर सोना उगलने पर मजबूर करता था, वह सोना खुद मेरे लिए न था। इस पंक्ति से मजदूरों के जीवन के बारे में क्या पता चलता है? तो मजदूरों के जीवन की जो व्यथा है, जो विडंबना है, वो किस हालत में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो निर्माण कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनके पास कोई भी साधन नहीं है, उनके पास पेट भरने के लिए खाना नहीं है, उनके पास तन ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं, उनके बच्चे बुरी हालत में हैं। अगर किसी मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि ये मजदूर क्यों मर गया है। तो इनसे उनकी बहुत ही बुरी हालत के बारे में, दयनीय हालत के बारे में हमें पता चलता है कि मजदूर जो कि निर्माण करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इन पंक्तियों से मजदूरों की दयनीय स्थिति के बारे में पता चलता है, उनकी सोचनीय स्थिति के बारे में पता चलता है कि वो सब कुछ बनाते हैं लेकिन फिर भी वो बनाया हुआ सामान उनका पेट नहीं पाल रहा है, उनके जीवन स्तर को ऊंचा नहीं कर पा रहा है। इसी तरीके से आप अपने प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आपको एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा, कई बच्चे क्या करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर जैसे कि जैसे गद्यांश में लिखा है वहाँ से लाइन उठाकर लिख देते हैं, जो कि गलत तरीका है। आप 10वीं कक्षा में हैं, आपका लेवल है वो बहुत बड़ा हो गया है, अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं, तो आपको अपने प्रश्न को समझकर, उत्तर को समझकर अपनी भाषा में लिखना है। आपको वहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं करना है। किसी भी देश के विकास में मजदूर वर्ग की क्या भूमिका होती है?
तो ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आप गद्यांश नहीं पढ़ते तो भी आप इसका उत्तर सोच सकते थे। गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो किसी भी देश के विकास में मजदूर वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मजदूर वर्ग अगर देश के विकास की रीढ़ की हड्डी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मजदूरों के बिना कोई भी बड़ा कारखाना नहीं बन सकता, बड़े बड़े महल नहीं बन सकते। जितना भी निर्माण कार्य, जितना भी देश के विकास में निर्माण कार्य किया जाता है, उन सभी की नींव कौन डालता है? मजदूर वर्ग डालता है। उसके हथौड़े की चोट के बिना ये बड़े बड़े जो कारखाने हैं, बड़ी बड़ी जो मिलें हैं, जो तकनीकी विकास की हम बातें करते हैं, वो नहीं हो सकता। तो किसी भी देश के विकास में मजदूर वर्ग की भूमिका को हम नकार नहीं सकते। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? मजदूर वर्ग की। इसी के आधार पर आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि मजदूर वर्ग इतना शक्तिशाली होता है कि अगर वो अपना निर्माण कार्य नहीं करता है या नकार देता है कि मैं कार्य नहीं करूँगा, तो निर्माण कार्य या देश का विकास पूरी तरह से रुक भी सकता है। वो एक छोटे से तिनके से ताड़ बना सकता है, तिल से पहाड़ बना सकता है। छोटी से छोटी सुई से लेकर और बड़े से बड़े जहाज बनाने से लेकर सभी कार्यों में किसका योगदान होता है? मजदूर का। तो ये सारी बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसी सेक्शन के अंदर, इसी खंड के अंदर जो तीसरा आपका प्रश्न है वो अपठित काव्यांश है, अपठित पद्यांश है। इसको भी पढ़ना है और पढ़ने के बाद समझना है, क्योंकि कविताओं को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आइए इस काव्यांश को पढ़ते हैं। अब आपने पहले इसे नहीं पढ़ा, लेकिन अगर मैं बात करूं इस कविता की तो ये है जीवन का झरना। इस कविता का नाम है जीवन का झरना, कि जीवन जो है वो कवि यहाँ पर एक झरने के समान उसकी तुलना करता है, कि जैसे झरना बहता है वैसे ही जीवन भी बहता है, जीवन भी आगे बढ़ता रहता है। अब झरना पहाड़ों से निकल कर बीच में बहुत सारे पत्थर आते हैं, चट्टान आती है, वैसे ही इंसान का जो जीवन है वो भी बहुत सारी मुसीबतों से आगे बढ़ता रहता है। बाकी हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और इसके जो कवि हैं आर.सी. प्रसाद सिंह है। कवि का नाम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कवि कौन है इसके? आर.सी. प्रसाद सिंह। तो अगर आपने पहले कविता पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर अपठित का मतलब ही क्या होता है कि आपको पहले पढ़ा हुआ काव्यांश नहीं मिलेगा, एकदम नया मिलेगा। और नया मिलेगा तो कोई बात नहीं, आपको हिंदी कितनी अच्छे से आती है, अब वो आपकी यहाँ पर मदद करने वाली है। कितना शब्दों का मीनिंग आप समझ सकते हैं। तो देखिए, पढ़ते हैं। यह जीवन क्या है? निर्झर है। निर्झर का मतलब अब अगर आपको पता है तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। निर्झर क्या होता है? झरना। पानी का बहता हुआ जो झरना होता है उसको हम क्या कहते हैं? निर्झर कहते हैं। मस्ती ही इसका पानी है। और इस झरने की मस्ती क्या होता है? जो हमारे अंदर यौवन होता है, जो हमारे अंदर शक्ति होती है, जो हमारे अंदर चंचलता होती है, वही इसका क्या है? पानी है। अब पानी यहाँ पर दो अर्थ में है। झरना बहता है तो झरने का पानी उछल उछल कर बहता है, मस्ती करते हुए आगे बढ़ता है, तो वो उसके पानी के अर्थ में। और जीवन हम जीते हैं, जीवन भी तो बहता है। और जीवन की जो मस्ती होती है, खुश होकर जीवन जीने की जो कला होती है, वो इसका क्या है? पानी है। तो जीवन का पानी का मतलब क्या है? कि जीवन तभी सार्थक होगा जब हमारे अंदर मस्ती होगी। सुख दुख के दोनों तीरों से, तीर क्या होता है? किनारा। चल रहा, राह मनमानी है। अब कहता है कि सुख और दुख दो हमारे जीवन में क्या होते हैं? किनारे होते हैं। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, और उनके बीच में अपनी राह बनाते हुए जीवन आगे बढ़ता रहता है। और झरने में भी क्या होता है? कभी पहाड़ है, कभी कोई रुकावट आ गई है, कभी कोई चट्टान आ गई है, और उन दोनों के बीच में वो आगे बढ़ता रहता है और अपनी मनमानी से, अपनी इच्छा से वो राह बनाते हैं। तो जीवन की तुलना किससे की गई है? झरने से की गई है। कब फूटा गिरी के अंतर से। अब देखो, शब्दों के मीनिंग बहुत काम आने वाले। हिंदी आपकी कितनी अच्छी है। गिरी क्या होता है? पर्वत होता है, पहाड़ होता है। कि जो झरना होता है, कब फूटा गिरी के अंतर से, अंतर मतलब उसके अंदर से, तो पहाड़ से ही तो झरना बनता है। आपने देखा होगा किस अंचल से उतरा नीचे, और किस क्षेत्र से नीचे उतर कर आता है ऊपर से बहते बहते, किस घाटी से बहकर आया और कौन सी घाटी में से बहता हुआ आता है। तो जो झरना होता है वो पहाड़ों से निकलकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, घाटियों से निकलता हुआ आगे बढ़ता है, समतल में अपने को खींचे और फिर धीरे धीरे नीचे समतल मैदान में आ जाता है। बाधा के रोड़ों से लड़ता है, अनेक बाधाएं आती हैं। वन के पेड़ों से टकराता है, बीच में कोई अगर पेड़ है उससे टकराता है। चट्टानों पर आगे बढ़ता चढ़ता है, चलता यौवन से मदमाता है। और अपने यौवन से जब वो उछलता है तो उसमें क्या होता है? युवा शक्ति। जो युवा शक्ति है जीवन में, जो यौवन होता है, युवा शक्ति सबसे ज़्यादा होती है।
जब हम युवावस्था में होते हैं तो हमारे अंदर बहुत जोश और उत्साह होता है, तो जीवन और झरना एक साथ चल रहे हैं। वैसे ही जैसे झरने के बीच में क्या आते हैं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं, पेड़ आता है, कोई रोड़ा आता है, कोई चट्टान आती है, लेकिन वो अपने यौवन से, अपने जोश से, अपने उत्साह से आगे बढ़ता जाता है। जीवन में भी बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी कोई समस्या है, कभी कोई और दूसरी समस्या है। उनके बीच में हम आगे बढ़ते जाते हैं अपनी युवा शक्ति से, अपने मन के जोश से, अपने मन के उत्साह से। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता है। अब आगे कवि कहता है कि जो नाविक होता है, जो नाव चलाने वाला होता है, तो लहरें कभी उठती हैं, कभी गिरती हैं। तो लहरें हमेशा एक जैसी नहीं होती, कभी बहुत प्रचंड रूप में आती हैं, बहुत तेज से आती हैं। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता है। और जो नाविक होता है वो अपने तट पर, तट क्या होता है, किनारा, किनारे पर पछताता रहता है कि इतनी ऊंची ऊंची लहरें हैं, मेरी नाव कैसे पार जाएगी। तब यौवन बढ़ता है आगे, लेकिन तब अगर उस नाविक के मन में क्या है, युवा शक्ति है, अगर उत्साह है, जोश है, तो वो नाविक क्या होता है, डरता नहीं है, बल्कि आगे बढ़ता है, निर्जर बढ़ता ही जाता है। और जो लहरें ऊंची ऊंची होती हैं, कभी उठती हैं, कभी गिरती हैं, तो उनके बीच में जो झरना होता है वो भी आगे बढ़ता जाता है। निर्जर कहता है बढ़े चलो, देखो मत पीछे मुड़कर। और जो झरना कहता है वो कहता है कि आगे बढ़ते जाओ, पीछे मुड़कर मत देखो, डरो नहीं। यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत होगा क्या चलकर। चलना है, केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है। तो जीवन आगे बढ़ता ही रहता है, गतिशील होता है, गतिमान होता है, वो रुकने का नाम नहीं है जीवन। ऐसे ही झरना कभी रुकता नहीं है एक जगह पर, नदी तो फिर भी ठहर जाती है, तालाब तो फिर भी ठहर जाता है, लेकिन झरना हमेशा बहता रहता है। रुक जाना है, मर जाना ही। और जो रुक जाता है, जो ठहर जाता है, वो मर जाता है, जीवन लीला समाप्त हो जाती है। निर्जर ये झड़कर कहता, और निर्जर जो है ये कहता है, हमें शिक्षा देता है। तो झरने की तुलना किसके समान की गई है, जीवन से। जैसे झरना हमेशा गतिशील रहता है, जीवन में भी हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। झरने के रास्ते में कितने अवरोध आते हैं, कितनी रुकावटें आती हैं, हमारे जीवन में भी अनेक सुख दुख की रुकावटें आती हैं, मुसीबत आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन हमें हारना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। अब अगर थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाता है, इसको 2 बार जरूर पढ़िए, क्योंकि पहली बार पढ़ने से आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अब देखते हैं कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। काव्यांश में निर्झर की तुलना किससे की गई है, अब मेरी बताने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने इसको अच्छे से समझ लिया है, जीवन के साथ की गई है। सुख से नहीं, बाधा से नहीं, चट्टान से नहीं। काव्यांश का मूल भाव क्या है, अब मूल भाव प्रसन्न रहना, ये तो अच्छी बात है वैसे भी। कृतज्ञ बनना, कृतज्ञ क्या होता है, दूसरों के उपकार को मानने वाला। कृतज्ञ बनना, कृतज्ञ क्या होता है, दूसरों के उपकार को मानने वाला। अब कोई दूसरा मेरी सहायता करता है तो मैं उसका एहसान मानूंगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के उपकार करने पर, सहायता करने पर उनका एहसान नहीं मानते। उनको हम क्या कहते हैं, कृतघ्न कहते हैं। ये इनके विलोम शब्द है, बार बार परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, कृतज्ञ और कृतघ्न। उपकार को मानने वाला क्या होता है, कृतज्ञ होता है, और उपकार को न मानने वाला क्या होता है, कृतघ्न होता है। तो दूसरा विकल्प भी नहीं है यहाँ पर। गतिशील रहना, ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि काव्यांश का जो मूल भाव है वो गतिशील रहना है, आगे बढ़ते जाना है। और अंतिम पंक्तियों में भी आप यहाँ पर इशारा देख सकते हैं, चलना है, केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है, रुक जाना है, मर जाना ही, निर्जर ये झड़कर कहता है। तो यहाँ पर सबसे सही विकल्प कौन सा है, आपको समझ में आ ही गया होगा। सी विकल्प हमारा यहाँ पर सही है, गतिशील रहना। सोच समझकर काम करना ये अच्छी बात है, कृतज्ञ बनना ये भी अच्छी बात है, प्रसन्न रहना ये भी अच्छी बात है, लेकिन सबसे सही विकल्प कौन सा है काव्यांश के हिसाब से, गतिशील रहना। नाविक तट पर पछताता है, क्योंकि अब ये तो आपने पढ़ा ही था, क्यों पछताता है कि लहरें कभी ऊपर आती हैं, कभी नीचे गिरती हैं। नाव को संकट में देखकर, जीवन की क्षण भंगुरता को देखकर, लहरों की गति अवरोध के कारण। तो देखो नाविक तट पर क्यों पछताता है, ठीक है, तो नाव को संकट में देखकर ये भी सही लग रहा है। जीवन की क्षण भंगुरता, क्षण भंगुरता क्या होती है, जीवन बहुत कम समय के लिए है, क्षण भंगुर मतलब पल भर में समाप्त होने वाला। लहरों की गति अवरोध के कारण, तो सबसे सही विकल्प की बात करें तो लहरों की जो गति है वो अवरोध के कारण। नाव क्या होती है, लहरों की गति के कारण क्या होती है, रुक जाती है। लहरें कभी ऊंची है, कभी नीची है, लहरें कभी उठती हैं, कभी गिरती है, और नाविक तट पर इनको देखकर क्या करता है, पछताता है। तो इसका उत्तर किससे संबंधित है, लहरों के गति अवरोध से, जिसके कारण उसकी नाव क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो सबसे सही विकल्प तक हमें पहुंचना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी हट जाती है तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, दुविधा में पड़ सकते हैं। सुख और दुख की अनिश्चितता के कारण। तो ये सभी बातें ठीक है, लेकिन सबसे सही विकल्प कौन सा है, सी। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा मनमानी है। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय का मतलब क्या होता है, उसका भाव समझाना है, उसकी व्याख्या करनी है। तो सुख दुख दो तीर हैं, दो किनारे हैं।
तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जीवन में सुख और दुख तो लगे ही रहते हैं, सुख दुख दोनों किनारों के बीच में हमारा जीवन बहता रहता है। वैसे ही झरने में भी कभी उतार आते हैं, कभी चढ़ाव आते हैं, कभी चट्टान आती हैं, कभी पेड़ आते हैं, कभी रोड़े आते हैं, और इन दोनों के बीच में अपनी राह मनमानी, अपनी मन मर्जी से, अपनी मनमानी से राह बनाकर झरना आगे बढ़ता रहता है। तो ऐसे ही व्यक्ति भी सुख दुख के बीच में हमेशा संघर्ष करते हुए अपनी राह पर आगे बढ़ता रहता है। तो इस तरीके से दोनों की तुलना करते हुए आप यहाँ पर इसकी व्याख्या कर सकते हैं। निर्जर की यात्रा में कौन कौन से अवरोध आते हैं? अवरोध क्या होती है? रुकावट। कौन कौन सी रुकावट आती हैं? तो ये तो सीधा सीधा हमारी लाइन में भी दिया गया था। कभी पेड़ से टकराता है, कभी बीच में कोई रोड़ा आता है, कभी बीच में कोई चट्टान आती है, लेकिन निर्जर आगे बढ़ता रहता है, रुकता नहीं है। वह उनका सामना किस प्रकार से करता है? वह उनका सामना किस प्रकार से करता है? अपनी यौवन से करता है, अपनी युवा शक्ति से करता है, अपने उत्साह और जोश से करता है। वो कभी हार नहीं मानता है। वह उनका सामना किस प्रकार करता है? तो अपने यौवन से करता है, अपने उत्साह और जोश से करता है, कभी रुकता नहीं है। इन रुकावटों से, इन अवरोधों से पार पा जाता है। झरना कभी रुकता नहीं है। और दोबारा से भी आप अपने काव्यांश को पढ़ सकते हैं। किसी ने मना नहीं किया कि आपको एक बार पढ़ना है और फिर आपको उसके पास जाना ही नहीं है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो झरना होता है वो आगे बढ़ता जाता है। चट्टानें आती हैं लेकिन फिर भी बढ़ता है, यौवन से मदमाता है। तो जो यौवन है उसका, उसकी जो मस्ती है, उसमें जो जोश है, जो उत्साह है, उससे वो आगे मदमाता है, आगे बढ़ता जाता है। तो अपने यौवन से उसका क्या करता है? सामना करता है। तो यही यहाँ पर पूछा गया है। तो उम्मीद करती हूँ ये जो काव्यांश आपको समझ में आया होगा, इन प्रश्नों के उत्तर आप लिख पाएंगे। तो ऐसे ही जो आने वाली परीक्षा है, मिड टर्म परीक्षा है, उसमें आपने ध्यान से पढ़ना है, समझना है और फिर इनके उत्तर लिखने हैं। यहाँ पर सेक्शन 2 दिया गया है, खंड 2 दिया गया है और व्याकरण और रचना से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ व्याकरण तथा रचना से प्रश्न पूछे गए हैं। तो रस आपके व्याकरण के अंतर्गत शामिल किया गया था, इसके बारे में हमने बातचीत भी की गई थी। तो बड़े ही आसान से प्रश्न है। अगर ध्यान से आपने रस को समझा है और ध्यान से आपने इसको थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप बड़ी आसानी से सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत ध्यान से आपने पढ़ा है तो सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से आप दे सकते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस तो पहला ही रस है और इसको हम क्या कहते हैं? रसराज भी कहते हैं। और हमने कक्षा में बातचीत भी की थी कि श्रृंगार रस जो है उसके 2 भेद भी होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। और इसका स्थायी भाव पूछा है तो स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। वैसे भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, भय किस में होता है? भयानक रस में होता है। क्रोध किस में होता है? रौद्र रस में होता है। हास किस में होता है? हास्य रस में होता है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो सही विकल्प कौन सा है? रति। सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित कविता में कौन सा रस है? अब कविता की जो पंक्तियां आएंगी वो आपने पहले तो पढ़ी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन रस तो आपने समझा है। रस को समझा है तो थोड़ा ध्यान देंगे तो आप पहचान कर सकते हैं। फहरी ध्वजा फड़ की बुझा, बुझाए फड़क उठी है। तो जोश है, उत्साह है। बलिदान की ज्वाला उठी, निज जन्म भू के मान में चंड मुंड की माला उठी। तो जहाँ पर उठो, जागो, आगे बढ़ो, इस तरह का संबोधन होता है, वहाँ पर वीर रस होता है। और वैसे भी इसको ध्यान से आप पढ़िए, एक बार पढ़ के देखते हैं। आइए इसको एक बार पढ़ के देखते हैं, आपके मन में थोड़ा जोश और उत्साह जरूर उत्पन्न होगा। फहरी ध्वजा फड़की बुझा, बलिदान की ज्वाला उठी, निज जन्म भू के मान में चंड मुंड की माला उठी। तो कैसा रस है? वीर रस है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पहचान कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा समझने की कोशिश है, जल्दबाजी नहीं करनी है, और जरा सा आप समझ लेंगे तो वीर रस है, यहाँ पर आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है क्योंकि आपने पहले इसे नहीं पढ़ा है। आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। तो यहाँ पर उर्मिला, अब मुझे तो पता है, मैंने पहले पढ़ा है, लेकिन आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। वियोग यानी कि अलग है। आंखों में प्रिय की मूर्ति है, यानी कि उर्मिला जो है लक्ष्मण की पत्नी है। लक्ष्मण वनवास चले जाते हैं और उर्मिला उनके वियोग में उनको याद कर रही है। उनका जो प्रेम है वो वियोग श्रृंगार रस की स्थिति को दिखा रहा है। तो यहाँ पर क्या है? श्रृंगार रस। वियोग की स्थिति में वो बहुत दुखी है और उनके मन में प्रेम है, वो अपने प्रिय को याद कर रही है, लक्ष्मण को याद कर रही है। उनकी पत्नी का नाम उर्मिला था, आपने सुना होगा, नहीं सुना कोई बात नहीं, अब आप यहाँ पर सुन सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, संयोग जब नायक नायिका एक साथ होते हैं, वियोग जब एक दूसरे से दूर होते हैं। तो उर्मिला और लक्ष्मण का जो विरह है
वियोग की स्थिति में दिखाया गया है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही भेद दिया गया है, श्रृंगार रस। अगर आगे भी अगर मान लो भेद दिया जाता वियोग श्रृंगार रस और संयोग श्रृंगार रस, तो हम किसके साथ जाते, वियोग के साथ। लेकिन यहाँ पर श्रृंगार रस है तो श्रृंगार रस के आगे दो भेद होते हैं, तो कौन सा विकल्प सही है, यहाँ पर श्रृंगार रस सबसे सही विकल्प है। वीर रस ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, रौद्र रस ऐसा बिल्कुल नहीं है, हास्य रस बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर उर्मिला और लक्ष्मण के वियोग की स्थिति में उर्मिला उनको याद करती है और उनके मन में जो प्रेम है, प्रेम की भावना को दिखाया गया है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, इसकी पहचान आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी हाल में भी तेरा बाल न बाका होए। जो गंजा है उसके तो बाल ही नहीं होते, तो तुम्हारा बाल तो बाका हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हंसी आ रही है, हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है। तो ये बड़ा आसान उदाहरण था। रौद्र रस का स्थायी भाव, अभी अभी हमने बात की थी, रौद्र रस जहाँ पर क्रोध होता है, गुस्सा होता है, तो कौन सा स्थायी भाव है, क्रोध। रौद्र या अद्भुत का एक उदाहरण लिखिए। अब देखो सारे के सारे रस है, उनकी परिभाषा तो आपको याद करनी है और साथ में एक एक उदाहरण आपको याद करना है, क्योंकि वैसे वहाँ पर आप बनाकर जैसे प्रश्नों के उत्तर बनाकर लिखते हैं वैसे उदाहरण हम नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर कविता की पंक्तियाँ आपको लिखनी है। तो आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे, व्याख्या नहीं करेंगे कि जहाँ पर क्रोध के भाव होते हैं वहाँ पर हमारा रौद्र रस होता है, नहीं। और अद्भुत रस कहाँ पर होता है, जहाँ पर हैरानी के भाव होते हैं, विस्मित हम हो जाते हैं। तो एक एक उदाहरण, अब इसमें देखो यहाँ पर ओब्लिक करके दिया गया है, तो या तो आप रौद्र रस का एक उदाहरण लिख सकते थे या अद्भुत रस का लिख सकते थे, और बनाकर नहीं लिखना है। किसी कविता की पंक्तियाँ आपको याद करनी पड़ेगी, कम से कम सारे के सारे रस हैं उनका एक एक उदाहरण आप याद कर सकते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो वीर रस का स्थायी भाव पूछा है तो ये तो आसान है, क्या होता है, उत्साह होता है, जोश होता है। उपसर्ग अलग कीजिए, तो ये आपका जो व्याकरण, व्यवहारिक व्याकरण है, वहाँ से प्रश्न पूछ लिए गए हैं, बड़े ही आसान है और आप मेरी सहायता के बिना भी इनको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर उपसर्ग अलग करना है, तो देखो अत्यधिक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, तो यहाँ पर कई बच्चे क्या करते हैं, अत्य और धिक, तो इसको तोड़ना नहीं है बेटा, थोड़ा सा समझना है। आप 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं, छोटे बच्चे से ये उम्मीद हम कर सकते हैं। तो ये संधि का भी उदाहरण है, अगर थोड़ा बहुत आप व्याकरण की जानकारी रखते हैं तो यहाँ पर होगा अति, तोड़ना नहीं है, अति और अधिक। बहुत ज़्यादा जब मात्रा होती है तो हम कहते हैं अत्यधिक, तो अति और अधिक ये आपका क्या होगा, इसका उपसर्ग, और ये क्या हो जाएगा, मूल शब्द। दूरदशा, अब दूरदशा में भी तोड़ना नहीं है, अगर तोड़ेंगे थोड़ी समझदारी से तोड़ेंगे तो आप देखो दूर, र जो है आपका ऊपर रेफ वाला र है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आधा, दूर और दशा। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग और प्रत्यय। आगे आपसे प्रत्यय पूछे गए हैं, तो यहाँ पर जैसे उपसर्ग आपने अलग किया है, अति, अधिक, दूर, दशा, वैसे ही आपने प्रत्यय अलग करने हैं, आसान है। पुष्पित, पुष्पित थोड़ा सा ध्यान से आप इसको उच्चारित करेंगे तो यहाँ पर इत, पुष्पित, तो पुष्प आपका क्या है, मूल शब्द है, और यहाँ पर इत, और छोटी की मात्रा को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं, छोटी ई और त, इत आपका क्या है, प्रत्यय। लड़ाई, लड़ाई को भी ध्यान से आप थोड़ा सा उच्चारित करते हैं, बोल के देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, लड़, और यहाँ पर क्या है, आई, लड़ाई, पढ़, आई, पढ़ाई। तो इस तरह से आप इनको अलग कर सकते हैं। संधि कीजिए, बड़े ही आसान से उदाहरण थे। संधि में आप देख सकते हैं धर्म, अर्थ, तो धर्म, अर्थ, थोड़ा सा बोल के देखेंगे तो ही आप इनकी पहचान कर सकते हैं, क्या बन जाएगा, धर्मार्थ, आ की मात्रा बन जाएगी। और ये आपका स्वर संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। और संधि आपने अवश्य पढ़ी होगी 8वीं कक्षा में, 9वीं कक्षा में। सम आगमन, तो इसको भी थोड़ा सा उच्चारण करेंगे ढंग से तो क्या बन जाएगा, आ की मात्रा, समागम, सम आगम, समागम, आ की मात्रा है, ये भी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। आगे आपका सेक्शन 3 है, ये आपकी पाठ्य पुस्तक से संबंधित है, जो भी पाठ आपने पढ़े हैं, 3 यूनिट आपकी शामिल की गई थी, तो यहाँ से आपके प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। वृक्ष की हत्या कविता के माध्यम से कवि वर्तमान समय की किस चिंता की ओर संकेत कर रहा है। अब वृक्ष की हत्या आपने अच्छे से पढ़ी है, अगर आप इसका उत्तर लिखेंगे तो अपनी समझ के आधार पर आप उत्तर लिखेंगे कि वृक्ष की हत्या, नाम से ही पता चल रहा है कि वृक्षों की आजकल क्या की जा रही है, हत्याएं की जा रही है। वृक्ष धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और वृक्षों से हमारा जीवन जुड़ा है। किस तरह से कवि कविता में एक वृक्ष को याद करता है, वो वृक्ष एक चौकीदार की भांति उनके घर के सामने खड़ा रहता था, लेकिन इस बार बहुत दिनों के बाद जब वो जाता है तो वो वृक्ष वहाँ पर नहीं है, और कितनी यादें उसकी वहाँ से जुड़ी हुई थी। तो हमें वृक्ष की हत्या यानी कि हमें पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, हमें बचाना है वृक्षों को, हमें शहरों को बचाना है, हमें अपने आसपास के वातावरण को बचाना है, हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाना है।
तो इसी से संबंध करके आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि भारतवर्ष की उन्नति नहीं हो रही है? तो ये आपका जो पाठ है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये आपका एक भाषण था जो उन्होंने बलिया में दिया था। तो क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हम धर्म के नाम पर उलझे हुए हैं, हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं, हम कार्य नहीं करना चाहते, आलसी हो गए हैं। कितने सारे उदाहरण आपके पाठ में दिए गए हैं। तो वो सभी कारण आपको यहाँ पर लिखने हैं और वो साथ में समाधान भी बताते हैं कि धर्म के नाम पर हमें हर किसी का सम्मान करना है, लड़ना नहीं है। अपनी भाषा को नहीं अपना पा रहे हैं, दूसरों की भाषाओं अंग्रेजी भाषा के पीछे अंधा अनुकरण कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं, हमारे जो पूर्वज, एक उदाहरण भी दिया गया है कि बांस की जो डंडियां हैं उनमें से देख देख कर उन्होंने जो ग्रह नक्षत्र हैं उनकी सही सही दूरी का अनुमान लगा लिया था। कितने बुद्धिमान थे हम लोग। लेकिन अब हम अपने बुद्धि पर, अपने बल पर, अपनी ताकत पर, अपनी एकता पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जितने भी उदाहरण यहाँ पर बताए गए हैं आपके पाठ में, वहाँ से आप इनके कारण लिख सकते हैं। कोई भी 2 कारण आपको लिखने हैं। फागुन में ऐसा क्या होता है जो अन्य ऋतुओं से भिन्न है? तो फागुन महीने की सुंदरता अट नहीं रही है कविता, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। तो ऐसा क्या होता है? चारों तरफ नए नए पत्ते आ जाते हैं, नई नई कोपलें आ जाती है, कहीं लाल रंग के पत्ते हैं, कहीं हरे रंग के पत्ते हैं। खुशबू से पूरा का पूरा वातावरण भर जाता है, वसंत ऋतु का आगमन हो रहा होता है और चारों तरफ प्रकृति इतनी सुंदर होती है, इतनी मनोहारी होती है कि हमारा मन उसकी तरफ आकर्षित होता है। हम आंखें हटाना चाहते हैं लेकिन हटा नहीं पा रहे हैं। तो प्रकृति इतनी सुंदर हो जाती है, अपने सौंदर्य को पूरी तरह से प्रकट करती है। तो बाकी ऋतुओं में ऐसा नहीं होता। इससे पहले जो पतझड़ ऋतु आती है उसमें सारे पत्ते झड़ जाते हैं। गर्मी की ऋतु में कितनी गर्मी होती है, सर्दी की ऋतु में कितनी सर्दी होती है, लेकिन सबसे सुहावना जो मौसम होता है वो किस में होता है? फागुन के महीने में। होली का त्यौहार भी मनाया जाता है। तो कितनी सारी बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे एक पठित गद्यांश भी इन्होंने दे दिया है। तो ये बुद्ध, बारूद और पहाड़ से लिया गया है, आपको समझ में आ ही गया होगा। आइए इसको भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। बुद्ध की इस नगरी में बुद्धत्व कहीं नहीं था। जिस कर्मकांड और पूजा पाठ के विरुद्ध बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी वह आज तरह तरह के कर्मकांड, अंधविश्वास और अंधश्रद्धा के दलदल में धंसा हुआ था। बुद्ध ने कहा था कि संसार की असीमितता, संसार की विराटता, संसार का विस्तार संसार में नहीं मन में है। वही मन यहाँ माला, चोला, झंडा, मंत्र, चक्र, ध्वज और ताबीजों में डूबा हुआ था। तो यहाँ पर लेखिका कहती है, मधु कांकरिया जी कहती है कि यहाँ पर जो भगवान बुद्ध की नगरी है, तो बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी थी, जो उपदेश दिए थे, लोग उनका पालन नहीं कर रहे बल्कि कर्म कांड में उलझे हुए हैं, पूजा पाठ में उलझे हुए हैं। और उन्हीं का तो विरोध किया था बौद्ध धर्म ने। उन्होंने कहा था मन के ऊपर काम करना है, संसार की बाहरी जो वस्तुएं हैं उनसे अपने आप को हटाना है, उससे विरक्त होना है। तो देखते हैं यहाँ पर बुद्ध की इस नगरी में बुद्धत्व कहीं नहीं था। इस कथन से क्या तात्पर्य है? बुद्धत्व नहीं था, इसका मतलब क्या है कि लोग बुद्ध की शिक्षाओं को नहीं समझ रहे थे, बुद्ध के उपदेशों को नहीं मान रहे थे। भगवान बुद्ध ने कहा था अपने मन को क्या करो, अपने मन को नियंत्रित करो। लेकिन लोग क्या कर रहे थे? कर्मकांड में उलझे हुए थे, मूर्ति पूजा में, झाड़ फूक में और भटक रहे थे। बल्कि उनको अपने मन को क्या करना था? नियंत्रित करना था। तो ये जो नगरी है उसमें बुद्धत्व यानी कि बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध के उपदेश कहीं पर भी नहीं थे। तो यहाँ पर 4 विकल्प भी हैं, आपको सही विकल्प के साथ जाना है। बुद्ध नहीं थे ऐसा तो नहीं है, बुद्ध के आदर्श नहीं थे ये हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी इतना जल्दी फैसला नहीं करना है, सबसे सही विकल्प के साथ जाना है। साधारण ढंग से क्रियाकर्म हो रहे थे, सभी काम रीति रिवाजों के अनुरूप हो रहे थे, तो सबसे सही यही विकल्प बन जाता है। बाकी विकल्प को देखने के बाद बुद्ध के आदर्श नहीं थे, बुद्ध की शिक्षाएं लोग समझ ही नहीं पा रहे थे और अपने ही कर्म कांड में उलझे हुए थे। आगे है आपका सेक्शन 4 और ये रचनात्मक लेखन से संबंधित है। यहाँ पर आपको एक विज्ञापन लिखना है, आप देख सकते हैं 40 से 50 शब्दों की यहाँ पर शब्द सीमा दी गई है। मास्क का विज्ञापन बहुत ही आसान है, कोविड-19 में कितने मास्क हमने पहने हैं, अभी भी पहन रहे हैं। दंत मंजन का विज्ञापन, दंत मंजन आप हर रोज करते हैं, अपने दांतों को चमकाते हैं, तो इन दोनों ही विज्ञापनों को आपको एक को लिखना था, किसी एक को। तो आसान है दोनों ही विषय, ऐसा नहीं कह सकते मुश्किल है। और विज्ञापन का एक फॉर्मेट होता है, इससे संबंधित एक वीडियो भी हमने डाला है, अगर आप देखना चाहें वो देख सकते हैं, या फिर कक्षाओं में भी आपके अध्यापकों ने आपसे बातचीत की होगी विज्ञापन हम कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर किसी एक को आपको लिखना था, बड़ा ही आसान सा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 आपके क्या हैं, औपचारिक पत्र हैं, और इन औपचारिक पत्रों में से एक आपको लिखना है। यहाँ पर सभी विषय जो हैं आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पेपर की शुरुआत को देखते हैं। जो आपके अपठित गद्यांश है, पद्यांश है, उनको भी देखिए, आपके जीवन से जोड़ा हुआ है।
कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। आसपास जो समस्याएं हैं उनके बारे में होते हैं, तो इतने मुश्किल नहीं होते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन आप बड़ी आसानी से, अगर आपकी समझ थोड़ी सी विकसित है, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, तो आप इनको हल कर सकते हैं। नारों और पोस्टरों से शहर की गंदी हुई दीवारों की ओर ध्यान दिलाते हुए संपादक को पत्र लिखिए। अब संपादक कौन होता है? जो अखबार छापता है, अखबार का जो एडिटर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? संपादक। पब्लिशर जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? संपादक कहते हैं। अपने आसपास हम देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, दीवारें होती है, दीवारों पे लोग नारे लिख देते हैं, पोस्टर लगा देते हैं, गंदा कर देते हैं। तो ये जो गंदी हो गई हैं दीवारें, इनकी ओर ध्यान दिलाने के लिए संपादक को पत्र लिखना है कि भी संपादक महोदय, आप अपने अखबार में क्या कीजिए, आप अपने अखबार में कोई ऐसी खबर छापिए जिससे लोग उसको पढ़ें और पढ़ने के बाद उनको समझ में आए कि दीवारों को गंदा करना सही नहीं है। ये नारे और जो पोस्टर होते हैं इनको दीवारों के ऊपर नहीं चिपकाना चाहिए। तो एक आर्टिकल लिख सकता है संपादक। ऐसी आपने क्या करनी है? ऐसी आपने रिक्वेस्ट करनी है। यहाँ पर शब्द सीमा भी दी गई है, 80 से 100 के बीच में शब्द होने चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार आपको लगता है कि इतने शब्द क्या आप गिनने बैठोगे? बिल्कुल नहीं। कितनी लाइनें होनी चाहिए, कितने पेज होने चाहिए, ये नहीं है। आपको अंदाजे से लिखना है। आपकी जो बात है, जो आप कहना चाहते हैं, वो पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे शब्द हो सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम कितनी लाइन या कितने शब्द, कितने पेज भरने हैं। तो भरने से मतलब नहीं है। यहाँ आपको गागर में सागर भरना है। आपने जो लिखा है वो उसमें दम होना चाहिए, वो आपकी बात को सही तरीके से कहने वाला होना चाहिए। एक ही छोटी सी बात को अगर आप बार बार लिखते रहेंगे, खींचते रहेंगे, उसकी बजाय आपको क्या करना है? आपको सही तरीके से लिखना है। अथवा करके आपको दूसरा पत्र भी दिया गया है, दोनों में से कोई एक आपको लिखना है। ये आपको समझ में आता है अच्छे से, इसको आप लिख सकते हैं। ये अगर आपको लगता है कि आप नहीं लिख पाएंगे तो आप दूसरे को भी देख सकते हैं। दूरदर्शन अधिकारी को कार्यक्रमों में सुधार हेतु सुझाव पत्र लिखिए। आपने देखा होगा दूरदर्शन पर या टीवी के माध्यम से जो कार्यक्रम होते हैं उसमें कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिनको देखकर हमारे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, या कुछ ऐसा कंटेंट होता है जो सही नहीं लगता है, जो बच्चों के लिए सही नहीं होता है। तो इस तरह के कार्यक्रम अगर आप देखते हैं और उसमें आपको लगता है कि ये सही कंटेंट नहीं है, तो आप सुझाव दे सकते हैं और इसमें किस तरह के कार्यक्रमों में सुधार किया जा सकता है। तो आपने दूरदर्शन के अधिकारी को पत्र लिखना है। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अब हम कैसे शुरुआत करें। तो यहाँ पर जो आपका पत्र होता है वहीं पर आपको हिंट मिल जाता है। अब मान लीजिए आप संपादक को पत्र लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सेवा में। जैसे आप प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं, सेवा में लिखने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे? श्रीमान संपादक महोदय। आपको कुछ नहीं करना, यहीं से आपको हिंट मिल गया है। श्रीमान या श्रीमती भी आप लिख सकते हैं। श्रीमान संपादक महोदय, ये उनके पद है और पद को आप संबोधित कर रहे हैं। संपादक महोदय आप लिख सकते हैं, या संपादक जी भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अखबार के संपादक हैं, तो यहाँ पर आप पंजाब केसरी लिख सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, पंजाब केसरी आप लिख सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर दैनिक जागरण लिख सकते हैं, हिंदुस्तान लिख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया लिख सकते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हैं। और उसका मुख्य कार्यालय कहाँ पर है, अगर आपको नहीं भी पता तो आप नई दिल्ली लिख सकते हैं। या अगर आपके आसपास के क्षेत्र में उसका कार्यालय है तो अगर आपको पता है तो उसकी जगह का नाम भी लिख सकते हैं। और पता जो लिखते हैं वो सही लिखने की आवश्यकता नहीं होती। पता एक तरह से फेक होता है, क्योंकि हम इस जो पत्र है, इस पत्र को पोस्ट नहीं करने वाले। हम इस पत्र के माध्यम से जानना चाहते हैं कि आपको पत्र लिखना आता है कि नहीं। तो नीचे नई दिल्ली आप लिख सकते हैं। इस तरह से आप अपना क्या बना देते हैं? एक पता बना देते हैं। अब यहाँ पर है दूरदर्शन के अधिकारी को। अब यहाँ पर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अब वैसे ही क्या लिखेंगे? सेवा में लिखेंगे। श्रीमान दूरदर्शन अधिकारी जी से भी आप शुरू कर सकते हैं। और दूरदर्शन अधिकारी ये क्या होता है? प्रसारण विभाग होता है। तो विभाग का नाम अगर आपको पता है तो वो भी आप नीचे लिख सकते हैं। और नई दिल्ली भी आप लिख सकते हैं, मुंबई भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना पता बना सकते हैं। ऊपर का जो संबोधन होता है वो यहीं से आप संकेत लेके लिख सकते हैं। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। निम्न में से किसी एक विषय पर आपने निबंध लिखना है, और दोनों ही विषय बहुत ही अच्छे हैं। नारी शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नारी भी नर के समान है। समाज में दो पहलू हैं और दोनों पहलुओं पर अगर बात नहीं की जाएगी तो समाज कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा। तो नर और नारी दोनों को शिक्षित होना चाहिए। त्योहारों का महत्व, हमारे जीवन में त्यौहार उत्साह लेकर आते हैं, उल्लास लेकर आते हैं, खुशी लेकर आते हैं। त्योहारों के बिना हमारा जीवन क्या हो जाएगा? नीरस हो जाएगा। और कितने सारे त्यौहार हम मनाते हैं, उनके उदाहरण आप यहाँ पर लिख सकते हैं। त्योहारों के क्या फ़ायदे होते हैं, कितने महत्वपूर्ण होते हैं, किस तरह से सांस्कृतिक विकास होता है, और किस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो त्योहारों के माध्यम से हम जीवन में अपनाते हैं।
आप दशहरे का नाम ले सकते हैं। दशहरे में बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत दिखाई गई है। कितने सारी ऐसी बातें हैं जो हम त्योहारों के माध्यम से सीखते हैं, अपनी जीवन शैली को हम सुधारते हैं। तो ये सारी बातें आप त्योहारों के महत्व में लिख सकते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा एक तरह से प्रश्न पत्र दिया गया था। इसके माध्यम से आप आने वाले मिड टर्म के लिए तैयार हो सकते हैं। और ये जो अपठित गद्यांश पद्यांश है, इसके ऊपर आपने थोड़ा सा काम करना है, इनको समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत कहाँ पर आती है, शब्दों के मीनिंग नहीं पता होती। अगर उनकी कोई मदद कर दे कि इस शब्द का मीनिंग क्या होता है तो उनको समझ में आ जाता है। और ये वाली समस्या क्यों आई है? क्योंकि हम पढ़ते समय जो नए नए शब्द आते हैं उनसे बचते हैं, उनके मीनिंग को जानने की कोशिश नहीं करते। अगर आप पाठ पढ़ते हैं, पाठ में कोई नया शब्द आता है, अगर उसके मीनिंग को आप जानते हैं और मीनिंग जानने के बाद उसको आप अपने जीवन में भी प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, तो इसी तरीके से जो भाषा होती है वो सीखी जाती है। अब हम क्या करते हैं, हम बचते हैं। हम जो मीनिंग नहीं आ रहा हिंदी में उसको इंग्लिश में बोल देते हैं, इंग्लिश में नहीं आ रहा उसको हम हिंदी में बोल देते हैं। इसी कारण से जब हम गद्यांश पढ़ते हैं, पद्यांश पढ़ते हैं या कोई प्रश्न पढ़ते हैं तो बीच में हमारी गाड़ी अटक जाती है, शब्दों के मीनिंग हम नहीं समझ पाते और फिर वहाँ पर दिक्कत होती है। गाड़ी जब अटकती है तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इसीलिए आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए। हिंदी अच्छी होने का मतलब यही है कि आपको कोई भी शब्द अगर हिंदी में आता है तो उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। अगर अर्थ समझ में आ जाता है तो सारी समस्या यहीं पर हल हो जाती है। अब ज़्यादातर बच्चों के साथ दिक्कत क्या है? क्योंकि वो अर्थों को नहीं समझ पाते हैं, शब्दार्थ नहीं पता होते हैं और इसी कारण से फिर वो आगे प्रश्न को भी नहीं समझ पाते और नहीं समझ पाते हैं तो उत्तर भी नहीं लिख पाते हैं। आशा करती हूँ आपको प्रश्न पत्र समझ में आया होगा। जो बातें मैंने आपको बताई है उनका आप ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और अभ्यास पत्र के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर अच्छे से पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।